एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज जब भारत में बजट का दिन हो तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। सुबह से हम लगातार एबीपी न्यूज पर देश के बजट का कवरेज आपको दिखा रहे हैं और अब हम इस बजट का बारीकी से विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि देश के लिए जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना की मार से झुलस चुकी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और सरकार ने वो कौन से कदम उठाए जिससे आम जनमानस की जिंदगी और आसान हो सकती है। और इसे विस्तार से बताने का फैसला हमने इसलिए भी लिया क्योंकि कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी देश के आम आदमी ने झेली है। वो तमाम तस्वीरें बीते एक साल में हम आपको लगातार भारत की बात में दिखाते भी आए हैं। अब वक्त की मांग है कि उसे आर्थिक मदद के जरिए उस आम आदमी को कुछ राहत दी जाए, मुक्ति दिलाई जाए। और कहा तो यही जा रहा है कि कोरोना ग्रस्त इकोनॉमी के लिए ये बजट वैक्सीन का काम करने वाला है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। 25% to 15% only. And to also include loans. हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई इस बात के लिए क्योंकि बजट में कोरोना से उपजी लाचारी से अर्थव्यवस्था को निकालने पर जोर दिया गया। बधाई इस बात पर कि महामारी से कमजोर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को न सिर्फ बचाने बल्कि बेहद मजबूत बनाने पर बल दिया गया। बधाई इस बात पर कि देश को रफ्तार देने के लिए सड़कों और हाईवे का जाल बिछाने पर जोर दिया गया। रक्षा बजट के रास्ते देश को मजबूत बनाने के लिए पुरजोर पैसों का शोर दिया गया। 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. और सबसे बड़ी बधाई इस बात पर भी कि कोरोना के बाद हुई बर्बादी के बाद भी देश के ऊपर जबरन कोई टैक्स लादा नहीं गया। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यही कि इस बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर तरह के लोगों का विकास के लिए ध्यान रखा गया है। एक तरह से विकास की चहुओर नींव रखी जाएगी। और उस नींव को रखने के लिए जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने साथी अनुराग ठाकुर के साथ संसद की चौहद्दी पर पहुंची तो देश की उम्मीदें कुलांचे मारने लग गई। This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. क्योंकि कोरोना के बाद इस देश ने बहुत परेशानी झेली, तो फिर कोरोना से टूटे विश्वास की आशा निर्मला सीतारमण के कदमों के साथ कदम ताल करने लग गई। गरीब से लेकर अमीर तक अर्थव्यवस्था की मझधार में फंसे हर व्यक्ति की आकांक्षाओं की पतवार आज इन्हीं के हाथों में रही। Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022.
और इस बार बजट पेश करने के लिए हाथों में था वो आधुनिक टैबलेट जिसने न सिर्फ बजट वाले सूटकेस को दरकिनार किया बल्कि पिछले साल लाल कपड़ों वाली मखमली पोटली को भी पीछे छोड़ दिया। This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. और इसे देखकर लगा यही कि कोरोना काल के बाद आया पहला बजट कुछ अलग, कुछ खास होगा। विकास का विश्वास होगा, आशाओं का अनुराग होगा और वक्त की मांग को देखते हुए हुआ भी वही। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. और स्वास्थ्य को लेकर यही वो ऐलान था जो इस बार के बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन बनकर निकल आया, क्योंकि बीते कई सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि स्वास्थ्य बजट को एक बार में ही 137% बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोरोना की महामारी से सबक लेते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बजट में जबरदस्त इजाफा किया। स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,38,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया और ये बताता है कि हिंदुस्तान की सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र है और प्रधानमंत्री मोदी इस पर मुहर लगाते हैं। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। और स्वास्थ्य के जोर के बाद आती है रक्षा क्षेत्र की बारी। और ऐसे वक्त में जब चीन पल पल चुनौती बनता जा रहा है, जब पल पल पाकिस्तान का पाखंड बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में भी सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया। रक्षा बजट को 4,71,378 करोड़ से बढ़ाकर 4,78,195 करोड़ कर दिया गया। यानी कुल रक्षा बजट में भले ही 1.45% का इजाफा हुआ हो, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो पैसा जिससे हथियारों की बड़ी खरीद होती है, उसमें 16% का इजाफा हुआ है। और ये बताता है कि सरकार हथियारों को चुनौतियों को देखते हुए प्राथमिकता पर खरीदेगी। और वैसे भी सरकार की पहली प्राथमिकता ही सीमाओं की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा है, जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से हुंकार भरकर बताते हैं। मोदी याद रहे न रहे, परंतु इस देश के करोड़ों लोगों के त्याग, तपस्या, समर्पण, वीरता और उनकी शौर्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए। देश की सुरक्षा, देश की प्रगति, देश का विकास, मेरे लिए ये लक्ष्य इतने पवित्र है कि मैं हर मुश्किल, हर साजिश, मेरी राह में आए हर रोड़े से लड़ने के लिए तैयार हूं। राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका ये प्रधान सेवक हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। और जिन बातों को प्रधानमंत्री मोदी मुखरता से कहते आए हैं, उस पर आज के बजट ने मुहर लगा दी और बता दिया कि रक्षा के क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में कमी नहीं आने दी जाएगी। यूं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण पिछले साल की तुलना में छोटा रहा, मगर छोटे से भाषण में कोशिश हर पहलू को छूने की गई। The proposals in Parte will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income. यानी कोई मुद्दा ऐसा रहा नहीं जिस पर बढ़ चढ़कर ऐलान नहीं किया गया, मगर हाँ, टैक्स छूट की आस में बैठे मिडिल क्लास के हाथ एक बार फिर से मायूसी ही लगी।
टैक्स में कोई नया फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोरोना की बुरी मार झेलने के बाद भी सरकार ने अलग से आम लोगों पर कोई टैक्स लगाया नहीं। उसके बावजूद भी सड़क बजट बढ़ाया और शिक्षा बजट में भी बढ़ाने से परहेज नहीं किया। In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs. इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। युवाओं की बात हुई तो किसान आंदोलन के बावजूद भी सरकार ने किसानों को बजट के केंद्र में रखा और जिन एपीएमसी मंडियों के खत्म होने की आशंका की बुनियाद पर ही पूरे के पूरे आंदोलन को खड़ा किया गया, उस एपीएमसी एक्ट को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया गया। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान हैं। किसानों की बात हो या फिर जवानों की बात, हर क्षेत्र को उठाने के लिए कई बड़े ऐलान हुए और अगर पूरे बजट के सार को अगर 7 क्षेत्रों में बांटकर समझा जाए तो पूरी कहानी कुछ ऐसी है। स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा बजट को 8% बढ़ाया गया है। रक्षा बजट को 1.45% बढ़ाया गया है। कृषि बजट 6% इस बार घटा है। मनरेगा का बजट सबसे कम किया गया और यहाँ पर मनरेगा के बजट में 35% की कटौती हुई। मनरेगा का बजट कम हुआ तो रेल का बजट भी 1.05% कम कर दिया गया, लेकिन सड़क के बजट को सरकार ने काफी बढ़ाया और यहाँ पर 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कहीं पैसे को बढ़ाया गया तो जरूरत के हिसाब से कहीं घटाया भी गया है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश रिकॉर्ड स्तर पर 9.5% के वित्तीय घाटे को पाटने की है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में होने का अनुमान लगाया गया है। और घाटे को पाटने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत है और उस पैसे के इंतजाम के लिए सरकार ने कुछ सरकारी कंपनियों, सरकारी उपक्रमों को बेचने का या डिसइन्वेस्ट करने का फैसला लिया तो सियासी गलियारों में बवाल मच गया। विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जाने लगा कि सरकार देश की संपत्ति को बेचने में लगी है, तो सरकार के पास इस बात का भी जवाब था। I propose to